Hello students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to deal with BPSC 110 Global Politics. आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं जो जून एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं. ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड योर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. ओके, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को टाइप करना है एंड यू कैन सी द गेस्ट पेपर्स राइट. ईज़िली आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. अगर कोई भी इशू आता है आपको परचेज़ करने में तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. Okay, start with our questions. Examine the impact of globalization on sovereignty and jurisdiction of state. Globalization means increasing connection and interaction among countries through trade, technology, communication, investment, and cultural exchange. It has made the world more interconnected. Although globalization has helped countries in economic growth and development, it has also affected the sovereignty and jurisdiction of states. Sovereignty means the supreme power of a state to govern itself without outside interference, while jurisdiction means the legal authority of the state over people and activities within टेरिटरी. सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते हैं. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है दुनिया के कंट्रीज़ का एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड होना. ओके, ये कनेक्शन कैसे होता है? ट्रेड के थ्रू होता है. मैंने कुछ ख़रीदा बाहर से और बाहर वालों ने इंडिया से कुछ ख़रीद लिया. करेक्ट. टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की गई या फिर एक्सपोर्ट की गई. कम्युनिकेशन के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू और कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू. इससे क्या होता है, हमारा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुका है. अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है. बाहर कुछ भी हो रहा है तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है. कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, हमें पता चल जाती है. करेक्ट. सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? किसी स्टेट या कंट्री की सुप्रीम पावर, यानी कंट्री अपने डिसीजंस खुद ले सकती है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के. फॉर एग्जांपल, अगर मोदी जी को टैक्स रेट्स इंक्रीज़ करने हैं या फिर करेंसी नोट्स चेंज करने हैं तो उन्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना. हमारा देश खुद से डिसीजंस बना सकता है, ले सकता है अपने लिए. और ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कंट्री की लीगल अथॉरिटी, यानी अपने एरिया के अंडर लॉ अप्लाई करने की पावर. कि इस देश में, ये जो हमारा इंडिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो भी रूल्स होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? वो हम डिसाइड करेंगे. और इंडिया की बाउंड्री भी ये है और इसके अंदर ये लॉज होंगे. इसी को क्या कहते हैं हम? ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ पे लीगल अथॉरिटी होती है लोगों पर और उनकी एक्टिविटीज़ पर. इम्पैक्ट ऑन स्टेट सॉवरेनिटी. लेट्स सी. रिडक्शन इन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिड्यूस्ड द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ मेनी स्टेट्स. कंट्रीज डिपेंड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल मार्केट्स. इंटरनेशनल organizations such as World Trade Organization and International Monetary Fund influence economic policies of countries. States often change their laws and policies according to global economic rules. अब क्या कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज़ इकोनॉमिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई है, लेकिन अब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है एंड ग्लोबल मार्केट भी इम्पॉर्टेंट हो गया है. एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया को ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है. अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो इंडिया की इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट होगी. ठीक है. अब कंट्रीज़ को WTO और IMF जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं. IMF का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज़ को लोन और इकोनॉमिक गाइडेंस देती है. कौन? ये IMF. इसे याद रखना. क्या करती है? ये लोन देती है और इकोनॉमिक गाइडेंस देती है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करते हैं? ये इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स बनाते हैं कि अगर किसी को कुछ ख़रीदना है तो उसे 500 रुपीज़ फ़ीस देनी पड़ेगी. मतलब ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं. ठीक है. इस तरह के वो रूल्स बनाता है. किसके बारे में? ट्रेड के बारे में. ओके.
लेट्स मूव ऑन। इसीलिए कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली नहीं बना पाती है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं कि बाहर क्या रूल्स चल रहे हैं। अगर मैंने बाहर से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपन ऑयल मंगा रहे हैं, है ना, अभी रेट था 100 रुपीज़ और सडनली अब उन्होंने 125 कर दिया, तो आप सोचिए मेरा बजट 25 रुपीज़ से हाई चला गया। तो अब यही चीज़ आप थोड़े नेशनल लेवल पे सोचिए कि उन्हें कितना बजट वगैरह मेंटेन करना पड़ता है और उन्हें कितना अफेक्ट होगा, करेक्ट, हमारी इकोनॉमी कितनी अफेक्ट होगी। लेट्स मूव ऑन फर्दर। राइज ऑफ multinational companies. Multinational companies operate in many countries and have strong economic influence. These companies can affect government decisions related to taxation, labor laws, and environmental policies. Sometimes government provide special benefit to attract foreign investment which may weaken state control. Multinational companies यानी MNCs बहुत ही पावरफुल हो गई हैं। MNCs वो कंपनी होती हैं जो मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करती हैं, जैसे कौन कौन, एप्पल हो गया, है ना, या फिर टोयोटा हो गया, या फिर यूनिलीवर हो गया। इन कंपनीज़ का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एज वी ऑल नो कि हर फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिनकी बहुत चलती है। उसी तरह से ये जो कंपनीज़ है, ये जो MNCs है, उनका भी इसी तरह से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। इन कंपनीज़ का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ऑफकोर्स उनके पास बहुत वेल्थ होती है तो वो सब कुछ कंट्रोल करते ही हैं। कभी कभी गवर्नमेंट इनको अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स कम कर देती है ना, चीप पीस ऑफ लैंड दे देती है कि आप कम प्राइस में ले लीजिए, स्पेशल पॉलिसीज़ बनाती है ताकि ये आए और फॉरेन में से ताकि ये लोग आए और इन्वेस्टमेंट करें। इससे गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा सा वीक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी बोले कि हमें चीप लेबर और लो टैक्सेस चाहिए वरना हम दूसरी कंट्री चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट इस वक्त कैसा थोड़ा प्रेशराइज फील करती है, क्योंकि उनको तो लॉस हो गई। अगर चीप लेबर भी है तो उनके तो जो लेबर्स हैं उनको तो कम पैसा, तुम तो प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो तो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रेशराइज फील करती है। Political influence and international pressure. Globalization increased political cooperation among nations, but it also creates external pressure. Powerful countries and international institutions may influence domestic decisions of weaker states. Issues like human rights, climate change, trade agreements often involve international monitoring. Globalization political pressure भी create करता है। Powerful countries weaker countries के decision को इन्फ्लुएंस करती ही। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक क्लासरूम के बारे में अपन सोचते हैं तो जो मॉनिटर होता है, जो टॉपर होता है, उसकी बात को थोड़ा ज़्यादा सुना जाता है और बाकी बच्चे जो लास्ट बेंचर्स है, जो मिड बेंचर्स है, उनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो सेम वे में पावरफुल कंट्रीज़ जो होती है उनका थोड़ा दबदबा रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। और ये जो डोमेस्टिक डिसीजंस है वीकर स्टेट्स के, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनकी बात थोड़ी कम सुनी जाती है और इनको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इश्यूज़ लाइक ह्यूमन राइट्स, वही अगर किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो प्रेशर बनाती है। एक्ट ऑन स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन, cross-border crimes and cyber crimes. Globalization has increased international crimes such as cybercrime, terrorism, money laundering, and human trafficking. These crimes crosses national boundaries, making it difficult for one state to exercise complete jurisdiction. Countries need international cooperation to control such activities. Let's see, globalization की वजह से अभी हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है और अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्राइम्स भी इंटरनेशनल हो गए हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया, टेररिज्म हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। तो अब क्रिमिनल्स इंटरनेट के थ्रू किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक हैकर रशिया में बैठकर इंडिया के बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है। तो सिर्फ एक कंट्री के लॉज इनफ नहीं होते, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए, ठीक है। अगर इंडिया ने रूल बना दिए, उससे क्या होगा, रशिया में भी ऐसे रूल्स होने चाहिए कि हमारे यहाँ से अगर किसी ने कुछ गलत किया इंडिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, तो उसके साथ ये चीज़ें होंगी और वो भी कंट्री ये एक्शंस ले सकती है। तो दोनों मिलकर अगर लॉज बनाएंगे तभी इस तरह के क्राइम्स रोके जा सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ एंड एग्रीमेंट, मैनी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट अफेक्ट द लीगल अथॉरिटी ऑफ स्टेट कंट्री
Countries signing international conventions must follow common rules. This limits their freedom to make completely independent laws. कंट्रीज़ इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन करती है, उसके बाद उन्हें कुछ कॉमन रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं. जैसे कि हम किसी क्लब का पार्ट बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, या फिर कोई कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कुछ रिटन रूल्स रहते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी हैं, ये चीज़ें नहीं करनी हैं, आपको किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, सबकी इज्जत करनी है, कुछ भी गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करने. सेम वे में कंट्रीज़ भी जब भी ये जब साइन होती है ट्रीटीज़ या अग्रीमेंट्स, उनको भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. और इसी की वजह से क्या होता है, उनकी जो लीगल फ्रीडम होती है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है. वो खुद से रूल्स नहीं बना पाते हैं फिर, क्योंकि हो सकता है इन्हीं रूल्स में से कुछ वायलेट हो रहा हो. अब हो सकता है यहाँ पे लिख दिया कि क्लाइमेट से रिलेटेड आप कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुछ क्लाइमेट को लेकर डिसीजन लें, बट ये तो रूल में आपने साइन करके आए हैं, तो आप ये रूल वायलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक देश रूल्स नहीं बना पा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो रूल वायलेट हो सकता है. ग्रोथ ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट. देयर डिसीजंस में इन्फ्लुएंस नेशनल लॉज, जुडिशियल सिस्टम. एज अ रिजल्ट स्टेट ज्यूरिसडिक्शन इज समटाइम्स शेयर्ड विद इंटरनेशनल बॉडीज़. ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर बात की जा रही है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं. जब भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं तो ये उन्हें सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं नेशनल लॉज को और जुडिशियल सिस्टम को भी. एज अ रिजल्ट स्टेट ज्यूरिसडिक्शन इज समटाइम्स शेयर्ड विद इंटरनेशनल बॉडीज़. पॉजिटिव इफेक्ट अब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद. ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. अब हम देखते हैं क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है. इट एनकरेजेस कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज, प्रमोट्स पीस, इंक्रीज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड हेल्प इन सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड पेंडेमिक. अब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखने वाले हैं. जैसे कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव होती हैं, कम्युनिकेशन भी फास्ट होता है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है. जैसे कोविड पैंडमिक के टाइम कंट्रीज़ ने वैक्सीन और मेडिकल सपोर्ट हमसे शेयर किया था. तो ये किसकी वजह से हुआ था? ग्लोबलाइजेशन की वजह से. कंक्लूजन. Globalization has changed the traditional idea of sovereignty and jurisdiction. States are no longer completely independent because they are linked through economic, political, and legal system. However, sovereignty has not disappeared; it has changed in form. Modern states now balance national interests with global रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ग्लोबलाइजेशन ने ट्रेडिशनल सॉवरेनिटी को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया, बस उसका फॉर्म चेंज कर दिया. आज कंट्रीज़ को नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ता है. ओके, क्या आपको इतना समझ में आता है? तो सारी चीज़ें सिंपल ही थी, क्योंकि अब स्टेट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो नहीं पाता है अपने लॉज बनाने के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम से सीधे सीधे जुड़ी हुई है. किससे? ग्लोबलाइजेशन से. टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई मेन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. Security is not limited only to wars, military attacks, and border dispute. In the modern world, many dangers affect people's life, health, and economic environment. These are non-traditional security threats. They are different from traditional threats because they do not mainly come from military conflicts. Instead, they arise from social, economic, and environmental technological problems. These threats affect individuals, society, and even the whole world. अब क्या बात हो रही है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में. ट्रेडिशनली सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? मिलिट्री अटैक्स और वॉर्स होता है. लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में सिक्योरिटी का मीनिंग ब्रॉडर हो गया है. अब एनवायरनमेंट, हेल्थ, इकोनॉमी, साइबर अटैक्स भी सिक्योरिटी थ्रेट्स में काउंट होते हैं. तो इन्हें क्या कहते हैं? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अटैक्स. ठीक है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? इंडिविजुअल अफेक्ट हो सकते हैं, सोसाइटी अफेक्ट हो सकती है, और हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड भी अफेक्ट हो. और ये कैसे अराइज होते हैं? सोशल इश्यूज़ के थ्रू हो सकते हैं, इकोनॉमिक इशू हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल इशू हो सकता है, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है. फॉर एग्जांपल नेट ख़त्म हो गया. अब आप सोचो कि क्या हाल होगा पूरे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में.
सारी तहस नहस मच जाएगी, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स. Environmental problems have become major security concern today. Climate change causes global warming, rising sea levels, floods, drought, and extreme weather conditions. These disasters affect agriculture, water supply, and human life. Deforestation, pollution, and loss of biodiversity also create environmental insecurity. Countries face problems such as shortage of resources and displacement of people due to environmental changes. अब क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले बात हो रही है इन्वायरमेंट की. क्लाइमेट चेंज एक मेजर थ्रेट है, ठीक है. अगर आप सोचिए पूरे देश में पॉल्यूशन हो गया दिल्ली जैसा, अब हर इंसान क्या एयर प्योरीफायर लेगा? क्या हो ही नहीं सकता. कैसे सर्वाइव करेंगे फिर, है ना. अगर इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, जैसे बीच में आया था कि AQI बहुत ज़्यादा राइज हो गया है, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है. अब ये सिचुएशन अगर पूरे इंडिया में आ गई तो आप सोचिए, है ना, कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है ये. इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, फ्लड आ गई, या फिर ड्रॉट हो गया, राइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर, बहुत ज़्यादा ठंड या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी. तो ये क्या है? क्लाइमेट चेंज के ही इफ़ेक्ट्स हैं. एग्जाम्पल, अगर रेनफॉल कम हो जाए तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो लोग खाएंगे क्या? डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन, ये बहुत बड़े थ्रेट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए. अभी मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा, बहुत ही घना पेड़ था, बहुत घना पेड़ था, ठीक है, लेकिन उनको कोई दुकान बनानी थी तो उन्होंने काट दिया. अब क्या बोलूँ, किसको बोलूँ? अब उनसे लड़ो भी तो क्या लड़ो, उनकी ज़मीन है, वो जो चाहें कर सकते हैं. खैर, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चलिए पेड़ काट भी रहे हैं तो यू मेक श्योर कि उसकी जगह आप 10 पौधे और लगाएं, ताकि कोई भी लॉस नहीं हो हमारे देश को या हमारी पृथ्वी को. टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म. टेररिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. टेररिस्ट ग्रुप्स स्प्रेड फियर एंड वायलेंस थ्रू बॉम्ब ब्लास्ट, अटैक, kidnapping and other activities. Religious extremism, political violence and radical ideologies can distort peace and stability. Terrorism affect economic growth and tourism and public safety. टेररिज्म फियर और वायलेंस स्प्रेड करता है, करेक्ट. जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में कि कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था, कुछ ट्रेडिशनल, किसी ने कुछ पत्थरबाजी कर दी तो दंगे हो जाते हैं. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और इस चीज़ से जो दंगे होते हैं, जो लोगों का नुकसान होता है, हो सकता है बहुत लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं, हमने देखा है. और जो भगदड़ मचती है उसमें भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, किसी की दुकान टूट जाती है, किसी को पर्सनल लॉसेस हो जाते हैं. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक थ्रेट क्रिएट करती है कि डर है ये कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, इसकी वजह से कोई बड़ा अटैक ना हो जाए. किडनैपिंग्स वी ऑल नो एंड अदर एक्टिविटीज़. एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है? वायलेंट थ्योरीज या फिर आइडियोलॉजीज़. ओके, तो ये पीस और स्टेबिलिटी को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, और इसी की वजह से लोग आना भी पसंद नहीं करते. जैसे कि अगर हम कहीं सुन लेते कि यहाँ पे कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार या हमारे अपने इस जगह पे तो ना जाएं, सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए. तो इससे क्या हुआ? टूरिज़्म कम हो गया, पब्लिक सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है. वहाँ के लोगों को डर लगने लगता है कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा, और वहाँ की फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाती है. वहाँ पे लोग रुकना ही नहीं चाहेंगे, ऐसी जगह कौन रुकना चाहेगा, करेक्ट. Health and pandemic threats. Diseases and pandemic are important security issues. The spread of infectious diseases can affect millions of people. The recent pandemic of COVID-19 showed how health emergency can disrupt economies, education, social life. Lack of medical facilities, poor sanitation, shortage of medicines increase health risk. We all know COVID, हम सब ने देखा है कि कितना क्या क्या डिस्ट्रक्शंस में हुआ था. बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया, पहली बात. करियर का बहुत लॉस हुआ, एजुकेशन का लॉस हुआ, लोगों की जॉब चली गई, खाने पीने के भी बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे. लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही थी, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, किसी को वैक्सीनेशंस नहीं मिल पा रहे थे. तो ये एक डिसीज़ ने, आप देखिए, पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, है ना. किसने? ये हेल्थ और पेंडेमिक थ्रेट ने. Economic insecurity. Economic problems such as poverty, unemployment, inflation, and financial crisis threaten human security. Poor economic conditions lead to social unrest and migration.
Unequal distribution of wealth and lack of employment opportunities create instability within society. अब क्या कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, महंगाई हो गई या फाइनेंशियल क्राइसिस किसी को आ गए, इससे ह्यूमन सिक्योरिटी बहुत अफेक्ट होती है. पोर इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से सोशल अनरेस्ट और माइग्रेशन लोगों को फेस करना पड़ता है कि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ से अब जाना पड़ेगा. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों में क्या क्रिएट करती है? इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है कि आज काम मिल गया, कल का कुछ पता नहीं. इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है सोसाइटी में. साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स. Technology has improved communication and businesses, but it also created cyber threat. Cyber attacks including hacking, identity theft, online fraud and data theft. Government, banks and companies face risk from cyber criminals. Cyber insecurity can damage national system and create economic losses. We all know पहले ऐसा होता था कि इस लिंक पे टच करो सब खाली हो जाएगा. ऐसा पहले बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन आजकल इस तरह के अटैक्स बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गए हैं. लोग बहुत ही सतर्क रहने लगे हैं, लोगों को बहुत लॉसेस हुए हैं इसकी वजह से. करेक्ट. गवर्नमेंट, बैंक और कंपनीज़ को भी एक रिस्क रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, बैंक के पास, कंपनीज़ के पास बहुत लार्ज अमाउंट में मनी रहता है और इनको हमेशा इन लोगों से डर लगा रहता है. साइबर इनसिक्योरिटी कैन डैमेज बिल्कुल नेशनल सिस्टम. अगर किसी ने नेशनल सिस्टम ही हैक कर दिया, अब क्या होगा? और क्या मतलब क्या कुछ हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या चीज़ें हो सकती है. और इसी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं. फूड एंड वाटर सिक्योरिटी. शॉर्टेज ऑफ फूड एंड क्लीन वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट. पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज एंड पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्रीज दिस प्रॉब्लम. फूड इनसिक्योरिटी लीड्स टू हंगर, malnutrition, while water scarcity may create conflict between region and countries. फूड एंड वाटर सिक्योरिटी. सी ये सुनने में थोड़ा ऐसा है कि अरे ये तो सबको मिलता है, पर फूड एंड क्लीन वाटर की शॉर्टेज भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है. वाटर स्कैसिटी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं कि ये पानी हमारा है, ये पानी हमारा है. ठीक है, जब भी बॉर्डर्स पे अगर कोई नदी रहती है ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि थोड़ा कन्फ्लिक्ट होते हैं कि नहीं ये पानी हमारा है, तो इस घर वाला स्टेट बोलेगा नहीं ये पानी हमारा है. तो ये क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. किसकी वजह से? वाटर की वजह से. करेक्ट. कंक्लूजन हम देखते हैं, नॉन ट्रेडिशनल threats are becoming more serious in the modern world. Issues such as climate change, terrorism, health crises, cyber attacks and economic instability affect both national and human security. Therefore, countries must cooperate globally and develop effective policies to manage these threats and ensure peace and development. अब क्या बताया जा रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं. इनसे डील करने के लिए कंट्रीज़ को ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाना भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ये चीज़ों को कैसे संभालेंगे. ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज़ को कंट्रोल करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी लाता है कहाँ पर? नेशनल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी को भी. इन दोनों लेवल पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है. What factors explain the growth of MNCs in the global economy? Multinational corporations are companies that operate in more than one country. They produce goods, provide services, and invest in different parts of the world. Examples include Apple Incorporation, Toyota Motor Corporation, and Unilever. The growth of MNCs has become an important feature of a global economy. Many factors have helped these companies expand their activities across countries. MNC का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. वो कंपनीज होती है जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बता दिए गए हैं. और इसका जो ग्रोथ है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो चुका है किसका? ग्लोबल इकोनॉमी का. फैक्टर्स हैं जो इन कंपनीज़ को बहुत हेल्प करते हैं एक्टिविटीज़ को एक्सपांड करने में. कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं? लेट्स सी. ग्लोबलाइजेशन एंड ओपन मार्केट. वन मेजर रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ MNCs ग्लोबलाइजेशन. सबसे पहला जो फैक्टर है
MNCs की ग्रोथ का वो है ग्लोबलाइजेशन. Globalization has increased trade, reduced barriers between countries. Government have opened their markets for foreign investment and international businesses. As a result, MNC can easily enter a new market, expand their operation. देखो, जैसे ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, ओपन हो जाती है, तो आप अपने आप को बहुत एकदम 100% देते हैं कि नहीं. जब भी आपको बोला जाता है कि ये काम आपको करना है और अच्छे लेवल पे करना है, तो उस अपॉर्चुनिटी का आप अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं, अपना आप बेस्ट देते हैं कि नहीं. उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन इन MNCs को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो ट्रेड कर सके और बिना बैरियर्स के, बिना किसी रुकावट के. ओके, द कंपनीज ईजीली न्यू कंट्रीज़ में एंटर कर पाती है और आराम से ट्रेड कर पाती है, इन्वेस्टमेंट भी कर पाती है. करेक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. Advancement in technology has greatly supported the growth of MNC. Modern communication system, internet service, transport facilities make it easier for companies to manage business in different countries. Fast transportation help in moving raw material and finished goods quickly. टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी बना दिया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट और फास्ट ट्रांसपोर्ट की वजह से कंपनीज वर्ल्ड वाइड बिजनेस मैनेज कर पा रही है. आप सोचिए, बिना इंटरनेट के कुछ हो सकता है क्या? नहीं. बिना ट्रांसपोर्टेशन के वो कुछ भी इधर से उधर कर सकते हैं क्या? नहीं. तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या? कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, और साथ में इंटरनेट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही. Availability of cheap labor. Many MNCs establish factories in developing countries because labor costs are lower there. Countries like India, Vietnam, Bangladesh provide skilled workers at lower wages. This helps company reduce production cost and increase profit. अब developing countries में labor काफ़ी cheap होता है ना, जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया. यहाँ पे skilled workers मिलते हैं और वो लोअर वेजेस पे अवेलेबल होते हैं. इससे कंपनीज को क्या होता है, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है. Next point है large international market. MNC grow because they have access to large international market. Instead of selling product only in their home country, they can sell worldwide. A bigger market means more customer and higher income. अब MNC सिर्फ अपनी कंट्री में ही प्रोडक्ट सेल करेगी क्या? नहीं. अब वो हर कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट सेल करेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ही ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा, है ना. जितना बड़ा मार्केट उतना ज़्यादा प्रॉफिट. तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. Let's see. Foreign direct investment has encouraged expansion of MNCs. Government invite foreign companies by giving tax benefit, easy business rules, and investment opportunities. This attracts MNCs to invest in different countries. अब क्या हो रहा है? FDI MNC ग्रोथ को इंकरेज करता है. अब ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से जो एक्सपांशन है किसका? MNC का, वो बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनवाइट करती है कि प्लीज़ आप आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए. और गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? उन्हें टैक्स के बेनिफिट्स दे देती है, या फिर इजी बिजनेस रूल्स दे देती है कि आप बाकी लोगों के लिए ये रूल्स है, लेकिन आप बाहर से हैं तो आपके लिए ये थोड़े इजी रूल्स कर दिए हमने. क्यों? ताकि ये लोग आएँ और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें. दिस अट्रैक्ट MNC टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्री. FDI का सीधा मतलब अगर मैं बताऊँ, जब फॉरेन कंपनीज किसी दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, तो दिस अट्रैक्ट MNC टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्री. जब भी उन्हें ऐसे बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो आएंगे ही, ठीक है. उनके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इससे उन्हीं का फ़ायदा भी होगा और अपना भी फ़ायदा होगा. लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़. मैनी कंट्री अडॉप्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ आफ्टर 1990s. Restriction on import, export, and foreign investment were reduced. These policies created a business-friendly environment and encouraged MNCs to grow. 1990 के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ एक्सेप्ट कर ली थी, अडॉप्ट कर ली थी. इसमें क्या हो रहा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो रूल्स है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उसे कम कर दिया गया था, ताकि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके और MNC को भी इनकरेज किया जा सके. Access to natural resources. MNCs often move to countries rich in natural resources such as oil, mineral, forest, and agriculture product. Easy availability of raw materials help them to increase production and reduce expenses. कि हम अगर कहीं शिफ्ट होते हैं तो हम कैसी जगह पे शिफ्ट होना चाहेंगे कि नीचे भाई मार्केट हो, है ना, गार्डन भी हो और कुछ भी चीज़ जैसे स्कूल भी हो, टेम्पल भी हो, मतलब सब कुछ हो, सारे रिसोर्सेज हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल हो, कि जहाँ भी हमारा नया घर बने वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो. तो हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो
उसी तरह से MNC भी ऐसी कंट्रीज़ में जाती है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हाई हो, ठीक है। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल उन्हीं के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे और एक्सपेंसेस को कम करेंगे। अगर आप सोचिए आपका घर यहाँ है ना, न्यू होम आपका यहाँ पे है और मार्केट 5 किलोमीटर दूर है, तो रोज़ रोज़ जाओगे क्या? नहीं। ऑटो से भी जाओगे तो वो कितना पैसा ले लेगा और आप ही के पैसे लगेंगे। इसी तरह से एक जो कंपनी है वो भी अपने लिए सोचती है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो उनको रोज़ ही चाहिएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कैपेसिटी, MNC यूजुअली हैव फाइनेंशियल resources. They can invest large amount in research, production, marketing and technology. The strong capital base help in them expand rapidly in different countries. अब उनके पास पैसा बहुत होता है तो वो अच्छे से रिसर्च करवाते हैं, अच्छे से मार्केटिंग, प्रोडक्शन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी बेस्ट लेकर आते हैं, ये सब कुछ करवाते हैं ताकि उनका जो होने के रेट हैं वो बहुत हाई हो जाए। वो बिना इन चीज़ों के आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि पैसा उनके पास होता ही है। रिसर्च, प्रोडक्शन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ वो सब कुछ इस्तेमाल कर जाते हैं ताकि वो बहुत अच्छी तरह से एक्सपांड कर सकें। कंक्लूजन हम देखते हैं, The growth of MNCs in the global economy is the result of globalization, technological progress, cheap labor, international market, FDI liberalization, natural resources and strong financial power. ये सारे पॉइंट्स हमने अभी ऊपर कवर किए हैं और इसी की वजह से MNC की ग्रोथ होती है। These factors have made MNC important player in the world trade and economic development. इसी की वजह से वर्ल्ड ट्रेड में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में MNC सबसे ऊपर होती है। However, their growth should be balanced with social and environmental responsibility. लेकिन ये जो ग्रोथ है उनको सोशल और environmental responsibility को लेकर साथ में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। Moving on to next question, what does Paris Climate Agreement explain India's approach to climate change? Climate change has become one of the biggest global challenges in the world. Rising temperature, melting glaciers, irregular rainfall, floods, drought, and environmental damage are affecting all countries. To deal with this problem, countries came together and made Paris Climate Agreement. India has also taken several steps to fight climate change while continuing economic development. क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? लेट्स सी, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग टेम्परेचर्स, कभी भी बारिश का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना और एनवायरमेंटल डैमेजेस। ओके, तो ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए सारी कंट्रीज़ एक साथ आती हैं और एक अग्रीमेंट बनाती है। उस अग्रीमेंट का नाम क्या है? पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी फोकस किया है। लेट्स सी व्हाट इज़ पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। कब बना था? Paris Climate Agreement is an international agreement adopted in 2015 during the climate conference held in Paris under United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). It came into force in 2016. The main aim of this agreement is to control global warming and reduce greenhouse gas emissions. Almost all countries of the world agreed to work together for climate protection. पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में पेरिस कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट हुआ था। ये कब? 2015 में। किसके अंडर? UNFCCC के अंडर। का जो मेन एम था वो था कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है। इसमें सारी की सारी कंट्रीज़ ने अग्री किया था कि हाँ, हम सब मिलकर क्लाइमेट को बचाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज। द अग्रीमेंट एम्स टू कीप द इंक्रीज in global temperature well below 2 degrees Celsius and above pre-industrial level and try to limit it to 1.5 degrees Celsius. अब इस चीज़ का एम क्या था? इस अग्रीमेंट का एम क्या था? कि टेम्परेचर इंक्रीज को 2 डिग्री से नीचे रखना है। ओके, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कंट्रीज से ये एक्सपेक्ट किया गया था कि आप ग्रीन हाउस गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ये थोड़ा कम एमिट कीजिए। कम आप एमिशन मतलब होता है कि जैसे कोई फैक्ट्रीज है ना, ये धुआं निकालती है, तो उनसे ये बोला गया था कि थोड़ा कम करो, कुछ भी करो, कुछ दूसरा आप यूज़ करो अपना टेक्नोलॉजी, लेकिन ये चीज़ कम करो, ऐसे हवा में धुएं वगैरह मत छोड़ो।
Nationally determined contributions. Each country prepare its own climate action and plans and targets. हर कंट्री ने अपने अपने खुद के एक्शन प्लान्स एंड टारगेट्स डिसाइड किए ताकि वो क्लाइमेट को बचा सके, क्लाइमेट के लिए एक्शन ले सके. फाइनेंशियल सपोर्ट. डेवलप कंट्रीज आर एनकरेज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज. अब डेवलप कंट्रीज़ को बोला गया कि आप फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देंगे किन्हें, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि क्लाइमेट को बचाया जा सके. क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इन्होंने ही किया, अभी देखना ये भी आएगा. अडेप्टेशन मेजर्स. कंट्रीज शुड इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू फेस क्लाइमेट इम्पैक्ट सच एज फ्लड्स, ड्रॉट एंड एक्सट्रीम वेदर. अब इस पॉइंट में क्या है कि डेवलप कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करनी है थ्रू फाइनेंशियली एंड टेक्नोलॉजिकली, ताकि क्लाइमेट को बचाया जा सके. या इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि कंट्रीज़ को अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए कि अगर कोई भी फ्लड आता है या ड्रॉट आता है या फिर एक्सट्रीम वेदर होते हैं, ऐसी कंडीशंस को किस तरह से टैकल किया जाए. तो आप अपने ऑलरेडी प्लान्स वगैरह रेडी रखिए, इन चीज़ों को लेके अपनी एबिलिटी इंप्रूव कीजिए. नेक्स्ट आता है इंडियाज़ अप्रोच टू क्लाइमेट चेंज. इंडिया फॉलोज अ बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज बाय फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टुगेदर. प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. क्या कहा जा रहा है कि इंडिया क्या फॉलो करता है, एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करता है. किसको लेके, गवर्नमेंट किसको लेके, एनवायरनमेंट को भी और इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ लेकर. सबसे पहला आता है प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल. सबसे पहले आता है रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन. इंडिया सोलर और विंड एनर्जी को प्रमोट कर रहा है. एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ऐसी एनर्जी जो नेचुरली दोबारा प्रोड्यूस हो सकती है. तो इंडिया क्या कर रहा है, सोलर, विंड और अदर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है अपना यूज़. लार्ज सोलर पार्क्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ये पूरे देश में चालू कर दिए गए हैं. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC. इंडिया हैज़ लॉन्च्ड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विद डिफरेंट मिशन सच एज नेशनल सोलर मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी मिशन, वाटर मिशन एंड ग्रीन इंडिया मिशन. ये इस तरह के मिशंस वगैरह भी लॉन्च किए गए हैं हमारे देश में. These mission help in reducing pollution and conserving natural resources. यही मिशन किस में काम आ रहे हैं, पोल्यूशन कम हो रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज सेव होते जा रहे हैं. Afforestation and forest protection. India encouraged tree plantation and forest conservation to absorb carbon dioxide and improve environmental quality. अब इंडिया क्या इनकरेज कर रहा है कि ट्री प्लांटेशन लगाइए. ठीक है, कभी भी आप देखते होंगे कि आज इतने सारे पेड़ लगाए गए, आज 100 पेड़ एक जगह पर लगाए गए, ये नेताजी आए थे, उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया. इससे क्या हो रहा है, एक तो प्लांटेशन लगते जा रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट और सपोर्ट होता जा रहा है और इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती जा रही है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ग्लोबल क्लाइमेट डिस्कशन एंड सपोर्ट क्लाइमेट जस्टिस, arguing that developed countries should take greater responsibility because they contributed more to pollution in the past. अब जिस तरह से कोई भी कंट्री अगर डेवलप्ड हो चुकी है, मतलब उसने बहुत ही प्रोडक्शन किया होगा, मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, और ये करते वक्त उन्होंने इन्वायरमेंट का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा होगा. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, किसे, डेवलप्ड कंट्रीज़ को, क्योंकि तुमने तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है, तुम्हारी वजह से ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है. हम तो डेवलपिंग है, हम तो अभी चल रहे हैं, तुम वहाँ पहुँच चुके हो और तुमने जितना पोल्यूशन फैलाया है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है क्लाइमेट को सेव करने की. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंडिया प्रमोट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आज तो आप जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के लिए भी आपको रिसोर्सेज बचा कर रखने हैं. इसलिए इंडिया क्या प्रमोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल फार्मिंग हो गई, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ताकि हमारा देश, हमारी धरती है, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा देश है, वो अच्छा रहे, सेफ़ रहे, हमारे रिसोर्सेज कंजर्व हो सके. ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं. The Paris Climate Agreement is an important global effort to control climate change and protect the environment. India supports this agreement and follow various policies to reduce emission and promote sustainable development. India's approach aims to achieve economic progress while protecting nature for future generation. क्या कहा जा रहा है कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही ग्लोबल इम्पॉर्टेंट एफर्ट है. इसी की वजह से
हमारा क्लाइमेट थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। और इंडिया इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट भी करता है, फॉलो भी करता है। बहुत सारी पॉलिसीज़ भी वो फॉलो हो रही है ताकि एमिशंस कम हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इंडिया का अप्रोच क्या है? दोनों चीज़ों को लेकर चलना, किसको? इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी और प्रोटेक्टिंग नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।